राधे राधे। एपिसोड 400। रूहानी का ससुराल। हवेली। कल सानवी और अधव्य की सगाई थी, इसलिए घर के सभी लोग बिजी थे। रायजादा परिवार के साथ वहाँ पर दीप, शिवी, शिवाय और शौर्य के साथ नालंदा भी थी। उनकी सगाई घर वालों के बीच ही होने वाली थी, इसलिए ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया जा रहा था। वहाँ पर सिर्फ सफ़ेद फूलों और लाल गुलाबों के डेकोरेशन किया जा रहा था और बाहर की तरफ लाइटनिंग की जा रही थी, जिसे देखने से हवेली बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। अद्धव्य सगाई की तैयारी में उन लोगों की मदद कर रहा था और दरवाजे के पास सीढ़ी पर चढ़कर गुलाब की फूलों को लगा रहा था। उसके पास एक आदमी फूलों को टोकरी लिए खड़ा था। उसने कहा, भाई साहब, टोकरी थोड़ा ऊपर करो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। उस आदमी ने अपना हाथ ऊपर किया तो अधव्य फूल लेकर उसे सेट करने लगा। बार बार इस चीज़ को करने से वो परेशान हो गया। उसने कहा, भाई साहब, आप इसे मुझे दो, और वो झुककर उसे ले लिया। उसने उसे सीढ़ी के ऊपर गैप के बीच में रखा और आराम से अपना काम करने लगा। उससे कुछ ही दूरी पर आध्या और सारांश काफ़ी का मग लिए खड़े हो रहे। उसे इस तरह खुश होकर अपनी ही सगाई के लिए काम करते देख रहे थे। सारांश ने कहा, यार पांडा, तुझे नहीं लगता हम इसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं? देखना ये कितना खुश है। आद्या ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा, हाँ यार, बेचारा कितना पसंद करता है सानवी को। इसे कल जब से ये सानवी के बारे में पता चलेगा तो इसका तो दिल ही टूट जाएगा। आद्या और सारांश ने सानवी के लिए कुछ प्लान बनाया था, जिसकी वजह से वो ये कर रही थी। सारांश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने कुछ सोचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता तू उससे शादी कर ले? मेरा मतलब है, वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, पैसे भी कमाती हो, और तो और दोनों की जोड़ी भी बहुत खूब जमेगी। तुम लड़ाकू विमान और वो डरपोक बंदर। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? इससे सानवी भी खुश हो जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या कहती हो? ये कहते हुए उसने आद्या को देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। आद्या ने कहा, अगर तुझे उससे इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू खुद क्यों नहीं कर लेता उससे शादी? और वो अपने कंधे से सारांश का हाथ हटाते हुए गुस्से से वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सारांश ने कहा, इसे क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रहा था। और वो कंधे उठाते हुए वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सोना, पीहू, शिवी और नालंदा किचन से बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। उन लोगों ने भी जब अधव्य को ऐसे काम करते देखा तो एक दूसरे को देखने लगी। नालंदा, जिसे कुछ भी नहीं पता था, उसने उसे देखते हुए कहा, भाभी, सम्राट ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है सानवी के लिए। सोना और पीहू ने कहा, हाँ, अधव्य बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन सानवी। वो कुछ कह ही रही थी कि अंश वहाँ आते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? जाओ तैयारी करो, तुम्हारा बड़ा बेटा तुम्हारी बहू को लेकर आ रहा है। उन सबने ये सुना और एक दूसरे को देखने लगे। सोना ने कहा, क्या सच में? आपने पहले क्यों नहीं बताया? अंश ने कहा, अभी बता रहा हूँ ना। सोना ने मुंह बनाकर उसे देखा। तभी वहाँ पर कार का हॉर्न की आवाज़ आई। अंश सबको ऊंची आवाज़ में बोला, कुछ देर के लिए सब अपना काम बंद कर दो। सब अपना काम बंद करते हुए रुक गए। अधव्य भी उसकी बात सुनकर काम करते रुक गया और फूलों की टोकरी को वहीं छोड़कर सीढ़ी के नीचे आ गया। वो अंश के पास आते हुए बोला, क्या हुआ अंकल, आपने काम क्यों रोक दिया? अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें अभी पता चलेगा। घर के सभी लोग रूहानी और आयाश के वेलकम के लिए लिविंग रूम में जमा हो गए। सोना आरती की थाल लेकर सबसे सामने आ गई। इधर गार्ड ने का गेट खोला और आयाश बाहर आ गया। वंश और रोहित भी उनके पास आ गए थे। गार्ड ने दूसरी तरफ का गेट खोला और रूहानी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इधर रूहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने उस खूबसूरत हवेली को देख रही थी, जो लाइट में जगमगा रही थी। उसे बाहर आते न देखकर वंश उसके पास आया और उसे खोए हुए देखकर कहा, भाभी, हम घर आ गए, आप बाहर आइए। ऐसा कहते ही उसने अपना हाथ आगे किया। रूहानी अपनी सेंस में लौटी और उसके हाथ को पकड़कर बाहर आ गई।
वंश महसूस कर पा रहा था कि रूहानी के हाथ कितना कांप रहा था। वंश ने कहा, रिलैक्स भाभी, आप घबरा क्यों रही हैं? चलिए मेरे साथ। वंश की बात सुनकर रूहानी ने नर्वस होते हुए उसे देखा और कहा, हाँ। मैं सर हिलाकर उसके साथ चलने लगी, क्योंकि वंश कब का उन्हें छोड़कर जा चुका था। उधर आयश गेट के पास पहुंचा कि उसकी नज़र घर के सभी लोगों पर पड़ी जो उसे ही देख रहे थे। उसे अकेले आते देखकर सब अंश को देखने लगे। उन्हें लगा आयश अकेले आया है। तभी आयश अंदर आते हुए बोला, आप सब यहाँ? और वो अपने कदम अंदर रखने ही था कि नीलिमा उसे रोकते हुए बोली, वहीं रुको आयश, तुम अकेले क्यों आ रहे हो? बहू कहाँ है? आयश ने अपने कदम वापस लेकर अपने पीछे देखते हुए कहा, वो आ रही है, पर आप सब ये क्या कर रहे हैं? आयश की बात सुनकर सबसे पहले राहत की ली और नीलिमा ने कहा, तुम अकेले अंदर नहीं आ सकते, बहू को आने दो। तभी उन्हें वंश और रोहित के साथ एक प्यारी सी लड़की धीरे धीरे उनके साथ आती नजर आई। ये सब उसे देखकर बस देखते ही रह गए। रूहानी थी कि इतनी ही प्यारी कि उसके चेहरे पर झलके रहे मासूमियत को सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोना ने उसे देखा और उसका दिल गर्मराहट से भर गया। उसे याद था सालों पहले उसने जिस छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन किया था, वो अब बड़ी हो चुकी थी और सबसे मज़े की बात थी कि अब वो उसकी बहू थी। इधर रूहानी आयश के पास आकर खड़ी हो गई। सबकी नज़र अपने ऊपर पाकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। नर्वस होने की वजह से उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने घबराई नज़रों में सबको देखा। तभी सोना उनके पास आ गई। रूहानी ने उसे देखने की पहचाना, लेकिन वो इतनी नर्वस थी कि उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने कसकर आयश का हाथ पकड़ लिया। सोना ने यह देखा और वो हल्का सा मुस्कुराई और उनकी आरती करने लगी। उसने उन्हें टीका लगाया और अंदर आने के लिए कहा। यह सुनकर आयश ने रूहानी का हाथ अपने हाथ से हटाया और वो अंदर आने लगा तो सोना उसे रोकते हुए बोली, आयश रुको। आयश सवालिया नज़रों से उसे देखकर कहा, अब क्या हो रह गया मॉम? सोना ने कहा, रूहानी को पहले आने दो। आयश ने रूहानी को देखा जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। सोना ने कहा, बेटा अंदर आओ। रूहानी ने यह सुना और धीरे से अपना कदम घर के अंदर रखा और तभी अधव्य ने जो गुलाब के फूलों की वाली टोकरी सीढ़ी के ऊपर ही छोड़ दिया था, वो रूहानी के ऊपर गिरने को ही थी। आयश ने यह देखा और रूहानी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टोकरी के सारे फूल रूहानी और आयश के ऊपर गिरा और टोकरी आयश के सिर पर उल्टी होकर लटक गई। सबने ये देखा और हैरान हो गए। रूहानी आयश के सीने से लग हुई थी और आयश ने रूहानी को कसकर पकड़ रखा था और बेचारी आयश के सर पर वो टोकरी उल्टी लटकी हुई थी। उन्हें ऐसे देखकर सबने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। बहुत देर तक जब वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए तो सोना उनके पास आकर आयश के सर पर टोकरी हटा दिया। उसके ऐसा करने से आयश रूहानी से दूर हट गया और सबको देखने लगा। सबको ऐसा उन्हें देखते पाकर उसने अपना गला साफ किया और इधर उधर देखने लगा। इधर सोना ने रूहानी का हाथ पकड़ा और बोली, तुम हमारे साथ आओ। रूहानी ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और झुककर उसका पैर छूने लगी। सोना ने यह देखा और वो थोड़ी हैरान हो गई। फिर उसने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। तभी उसकी नज़र रूहानी की पीठ पर पड़ी जहाँ पर बैंडेज लगा हुआ था। उसने कहा, तुम्हें ये क्या हुआ? और वो उसे देखने लगी। रूहानी ने उसके सवाल को सुना और आयश को देखने लगी। आयश ने कहा, कुछ नहीं मॉम, थोड़ी सी चोट आई है। सोना ने घूरकर उसे देखा और कहा, पर ये चोट आई कैसे? इस बार वंश ने कहा, मॉम मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन बाद में। सोना ने सबको घूरा और देखा और रूहानी का हाथ पकड़कर सबके सामने मिलवाने के लिए लाया। रूहानी नर्वस हो रही सबसे मिली। सबने मिलवाने के बाद सोना ने कहा, सानवी, आरवी, आध्या, रूहानी को आयश के कमरे में ले जाओ।
यह सुनकर तीनों लड़कियां उसके पास आ गईं। सानवी उसके गले लगते हुए बोली, वेलकम होम भाभी। रूहानी हल्का सा मुस्कुराई। आद्या ने कहा, भाभी चलो हम आपको भाई का कमरा दिखाते हैं। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। सब देख पा रहे थे कि रूहानी को चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। सबकी नज़र फिर से आयाश पर शिफ्ट हो गई जो कि रोहित से कुछ कह रहा था। सबकी नज़र अपने ऊपर पाकर आयाश ने सबको देखा। पीहू ने कहा, उसे क्या हुआ है आयाश? सबका इतना पूछना ही था कि रूहानी के मुंह से हल्की सी आह निकल गई, क्योंकि जल्दी जल्दी चलते हुए उसके पैर में ज़्यादा दबाव आ गया था। ये सुनकर सब उसे देखने लगे, जहाँ पर आद्या और सानवी रूहानी के पैरों को देख रही थी। आयाश सबके सवालों से बचने के लिए रूहानी के पास आ गया। उसने रूहानी को अपनी गोद में उठाया और सब हैरानी से उसे देखने लगे। रूहानी ने हैरानी से उसे देखा। आयाश तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ने हुए उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। सब बहुत हैरान हो गए उसे ऐसा करते हुए देखकर। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आयाश कुछ ऐसा भी कर सकता था। आयाश ने सबको हैरान देखा और कहा, ऊपर देखना बंद करो। वे दोनों कब का चले गए? अंश ने कहा, ऊपर देखना बंद करो, वे दोनों कब के चले गए। इधर आयाश ने रूहानी को लेकर बेड पर बिठाया और अपनी कठोर आवाज़ में कहा, चुपचाप यहाँ रहो, कमरे से अब बाहर मत आना। और वो जाने लगा, लेकिन जाते जाते रुक गया। उसने रूहानी को देखा और कहा, और हाँ, मेरी चीज़ों से दूर रहना। रूहानी ने धीरे से हाँ में कहा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और छोटों